दिन का मध्यम सा उजाला फैलने लगा था। मैंने कमरे में जाकर दोनों को जगा दिया। उन दोनों को तैयार होने में 1 घंटा लगा। उस वक्त सूरज तुलू होने में कुछ ही देर बाकी थी। कस्तूरी और सुमित्रा ने अब भी शर्मिला के वार्डरोब पर हाथ साफ किया और दोनों ने साड़ियां पहनी। कस्तूरी किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के दौरान मैंने उन्हें बता दिया कि हम उस वक्त निकलेंगे जब सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक शुरू हो चुका हो। नाश्ता करके मैं तैयार होने के लिए कमरे में घुस गया। मैंने अपने कपड़े उतार कर शंभूनाथ वाले कपड़े पहन लिए। धोती मैंने बिल्कुल उसी तरह बांधी थी जिस तरह हिंदू बांधते थे। शंभूनाथ की तमाम मालाएं भी गले में डाल दी और चांदी के कड़े भी कलाई में पहन लिए। शर्मिला की ड्रेसिंग टेबल के दराज में मुख्तलिफ शेड्स की लिपस्टिक मौजूद थी। मैंने मुनासिब रंग की लिपस्टिक उठाकर माथे पर 3 लकीरें खींच ली। यूं तो बेशतर हिंदू मर्द माथे पर टीका लगाते थे, लेकिन कशका पंडितों की खास निशानी थी। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो वो मुझे देख कर चौंक गई। उस वक्त 8 बजने वाले थे। मैंने सोफे पर रखा हुआ थैला उठा लिया और गेरुए कुर्ते के नीचे कंधे पर लटका लिया। इस तरह वो थैला ढीले ढाले कुर्ते के नीचे छुप गया। मैंने कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सुमित्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, और वो सूटकेस? मैंने कहा, सूटकेस ले जाना मुनासिब नहीं है। मैंने सब कुछ इस थैले में डाल लिया है। हम तीनों बाहर आ गए। कस्तूरी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, सुमित्रा पैसेंजर सीट पर और मैं पीछे बैठ गया। कार गेट पर पहुंची तो मैंने नीचे उतर कर गेट खोला। कार के निकलने के बाद गेट बंद कर दिया और दोबारा कार में बैठ गया। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई तकरीबन 20 मिनट के बाद शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच गई। शहर से बाहर आने जाने वाली लारियां अक्सर यहाँ रुका करती थीं और उस जगह पुलिस ने एक आरजी चौकी भी बना रखी थी। हमारी कार को भी रोक लिया गया। वो सब इंस्पेक्टर था जो चेकिंग के लिए आया था। कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। सब इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दिया। बोला, ओह कस्तूरी देवी जी, कहाँ कयामत ढाने जा रही हैं? कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगानगर ऑफिसर, आप तो जानते ही हैं ये चक्कर लगते रहते हैं। सब इंस्पेक्टर ने सुमित्रा की तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, और पंडित जी आप? मैंने कहा, गंगानगर महाराज, इन बालकियों के साथ। सब इंस्पेक्टर ने कहा, जाइए जी, जरूर जाइए। उसने एक सिपाही को इशारा किया जिसने बैरियर हटा दिया। मैंने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, जयराम जी की। कार हरकत में आ गई और कुछ ही देर के बाद तेजी से दौड़ने लगी। गंगानगर वाली सड़क पर चंद मील का फासला तय करके कस्तूरी ने कार दाईं तरफ एक सड़क पर मोड़ ली और 1 घंटे के बाद हम मानिकसर वाली शाहराह पर पहुंच गए। ये सड़क सिंघारिया, बेरंगखेरा, बाग वाली, करतार सिंह वाली से होती हुई भटिंडा की तरफ चली गई थी। ये रास्ता पहले से तयशुदा प्लानिंग के तहत तब्दील किया गया था। वो लोग हमें गंगानगर की तरफ तलाश करते रहते और हम इत्मीनान से भटिंडा की तरफ सफर जारी रखते। मैंने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ रही थी और मैं कुछ देर सोना चाहता था। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। दोपहर का खाना हमने बाग वाली के एक रेस्टोरेंट में खाया और सूरत हाल का अंदाजा करने के बाद कुछ देर आराम के लिए रुक गए। राजस्थान से हम बहुत पहले निकल चुके थे। ये पंजाब का इलाका था और यहाँ सिख भी एक माकूल तादाद में नजर आने लगे थे। जिस रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए रुके थे उसका मालिक भी एक सिख ही था। खासा बड़ा रेस्टोरेंट था। पिछली गली में भी एक बड़ा दरवाजा था जिससे ताजा हवा अंदर आ रही थी। रेस्टोरेंट में आने वाले लोग घूर घूर कर हमारी तरफ देख रहे थे। कस्तूरी और सुमित्रा दोनों कमबख्त बहुत हसीन थी। उनके साथ एक पंडित को देखकर बाज लोगों की नजरों में रश्क था और बाज की नजरों में हसद। हमारी मेज पर सर्व करने वाला वेटर एक नौउम्र सिख था। मैंने मुख्तलिफ बहानों से उससे सूरत हाल के बारे में मालूम किया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि यहाँ की सूरत हाल नॉर्मल और पुरसुकून थी। लोग अखबारात के जरिए तो पाकिस्तानी दहशतगर्द के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में ठहरे। कस्तूरी ने वेटर को बुलाकर बिल के साथ उसे माकूल टिप भी दी और हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। बाग वाली एक बड़ा कस्बा था। यहाँ पंजाब की छाप नुमाया थी। हमारी कार मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कुर्ता सिंह वाली की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। यही सड़क भटिंडा तक चली गई थी। उस वक्त सुमित्रा ड्राइव कर रही थी। कस्तूरी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर। यह मैदानी इलाका था, ताहम कहीं कहीं टीले भी दिखाई दिए थे। बाग वाली से निकलने के तकरीबन 1 घंटे के बाद सामने पहाड़ियां दिखाई देने लगी। खाकस्तरी पहाड़ियों का वो सिलसिला किसी किले की ऊंची फसील की तरह दाएं बाएं दूर तक फैला हुआ था। उन पहाड़ियों से जरा पहले एक सड़क दाईं तरफ चली गई थी। हमारे आगे काफी दूर एक माल बरदार ट्रक था जो बाईं तरफ वाली सड़क पर मुड़ गया था, मगर सुमित्रा कार को सीधी लेती चली गई। कार पहाड़ियों में दाखिल हो गई। दूर से बंजर दिखाई देने वाली पहाड़ियां कांटेदार ऊंची झाड़ियों से लदी हुई थीं। कहीं कहीं बुलंद दरख्त भी नजर आए।
सड़क एक तंग से दर्रे में बल खाती हुई मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही थी। सुमित्रा बड़ी महारत से ड्राइव कर रही थी। एक जगह पुख्ता सड़क खत्म हो गई, उससे आगे पथरीला रास्ता था जहां हिंदी जबान में लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ था, आगे खतरनाक मोड़ हैं, गाड़ी एहतियात से चलाइए। लेकिन इस दौरान पीछे से या आगे से आने वाली कोई गाड़ी नहीं मिली। हालांकि मैदानी इलाके में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हमें कोई ना कोई बस, कार या माल बरदार ट्रक नजर आता रहा था। सुमित्रा ने एक मोड़ पर कार की रफ्तार कम करते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमें उसी सड़क पर जाना चाहिए था जिस तरफ वो ट्रक गया था। मैंने कहा, वापस जाना बेकार है, अब इसी रास्ते पर चलती रहो, बस जरा मोहतात रहना। रास्ता वाकई खतरनाक था, मोड़ बहुत खतरनाक थे। सड़क के एक तरफ उमूदी चट्टानें और दूसरी तरफ गहरी खाइयां थी। ड्राइवर की जरा सी गफलत मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। एक जगह सुमित्रा ने गाड़ी रोक ली। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैं पिछली सीट पर दाईं तरफ बैठा था। उस तरफ उमूदी चट्टानें इतनी करीब थीं कि मैं हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर उसे छू सकता था। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, थक गई हो? तुम पीछे आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सुमित्रा भी नीचे उतर आई और जब मैं स्टीयरिंग सीट पर बैठने के लिए आगे आया तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सुमित्रा की कार रोकने की वजह भी समझ में आ गई। तकरीबन 10 गज आगे सड़क के दाईं तरफ उमूदी चट्टान थी और बाईं तरफ गहरा खड्ड था। उस तरफ से आधी सड़क गायब थी। मेरा ख्याल है पहाड़ी तोदा टूट कर गिरा होगा, जिससे सड़क का कुछ हिस्सा भी गायब हो गया था और सड़क का बाकी हिस्सा इतना चौड़ा नहीं था कि कार भी गुजर सकती। मैं नशेब की तरफ देखने लगा। बिल्कुल उमूदी ढलान थी और सैकड़ों फुट नीचे सरसब्ज वादी फैली हुई थी और बहुत दूर सुरमई रंग की एक लकीर धूप में चमकती हुई नजर आ रही थी। वो सड़क थी जो कहीं बहुत दूर पहाड़ियों में घूमकर उस तरफ चली गई थी। मैंने सुमित्रा और कस्तूरी से कहा, तुम दोनों पिछली सीट पर बैठो, मैं गाड़ी रिवर्स में लेकर इसे वापस मोड़ता हूँ। सुमित्रा तो पहले ही बाहर खड़ी थी। कस्तूरी भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई और वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं। मैंने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और कार को रिवर्स गियर में पीछे हटाने लगा। फिर चंद गज पीछे ले जाकर मैंने कार को बार बार आगे पीछे करते हुए उसका रुख बदला। उस कार का रुख उस तरफ था। खड्ड का वो किनारा कार के पिछली तरफ तकरीबन 10 गज के फासले पर था। मैंने इंजन को न्यूट्रल में रखा और पीछे मुड़कर सुमित्रा और कस्तूरी से बातें करने लगा। कस्तूरी ने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा, अब यहाँ बैठे बातें करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? धूप में चट्टानें तप रही हैं और गर्मी बहुत हो रही है। मैंने आखिरी मर्तबा उन दोनों की तरफ देखा और सीधा होकर इंजन स्टार्ट कर दिया। मेरा पैर क्लच प्लेट पर और बायां हाथ गियर लीवर पर था। मैंने सामने लगे हुए आईने में उन दोनों के चेहरों का अक्स देखा। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। मैंने इंजन को रिवर्स गियर में डाल दिया, दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और एकदम क्लच छोड़कर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। कार मेंढक की तरह फुदक कर एक जोरदार झटके से पीछे की तरफ दौड़ी। मेरे टकराने से दरवाजा खुल गया। मैं नीचे गिरा। कस्तूरी और सुमित्रा बैक वक्त चीख उठी। हो सकता है बात उनकी समझ में ना आई हो, लेकिन अब उनके पास समझने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं भी जमीन पर गिरकर पीछे की तरफ लुढ़कता चला गया और फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। पिछला 10 गज का फासला कार ने चंद सेकंड में तय कर लिया। वो दोनों मुसलसल चीख रही थी। कार के पिछले पहिए खड्ड के किनारे से उतरे और फिर कार का अगला हिस्सा ऊपर उठता चला गया। मैंने कार को पीछे की तरफ कलाबाजी खाते हुए देखा और फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ किनारे पर पहुंचा। कार उमूदी ढलान पर कलाबाजियां खाती हुई नीचे जा रही थी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कार के परखचे उड़ गए और आग का गोला सा फैलता चला गया। मैं चंद लम्हे खड्ड में देखता रहा, फिर उठकर कपड़े झाड़े और शिकस्ता रास्ते के दूसरी तरफ आकर तेज तेज चलने लगा। मैं उन दोनों को साथ साथ लेकर नहीं फिर सकता था। मैंने एक बहुत बड़े बोझ से निजात हासिल कर ली थी। मैं इन पहाड़ियों से निकलकर कई मील दूर सांगर नामी कस्बे तक कैसे पहुंचा था, ये एक और दास्तान थी। बहरहाल सांगर से करतार सिंह वाली और वहां से भटिंडा पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। वो रात मैंने भटिंडा के एक आश्रम में गुजारी और खुशकिस्मती से अगले रोज मुझे एक सरदार जी मिल गए जो अपनी कार पर फिरोजपुर जा रहे थे। सरदार अविंतर सिंह हिंदुस्तान की एक बड़ी तिजारती कंपनी का नुमाइंदा था जो अपने कारोबारी दौरे पर था। उसे 2-3 घंटों के लिए फरीदकोट रुकना था और फिर फिरोजपुर जाना था। मुझे मंदिरों की यात्रा करने वाला साधु समझकर उसने अपनी कार में लिफ्ट दे दी। मैंने उसे यही बताया था कि पिछले 6 महीनों से मंदिरों की यात्रा करने के लिए कस्बों और शहरों में घूम रहा हूँ। कभी पैदल सफर करता हूँ और कभी उस जैसे नेक लोग अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। उसने कहा, अब तुम बेफिक्र ही हो जाओ स्वामी जी, फिरोजपुर तक तो ले जाऊंगा, उसके बाद रब रखा। कार भटिंडा से फरीदकोट की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ती रही।
और मैं एयर कंडीशन कार की पिछली सीट पर बैठा ऊँघता रहा। सरदार अविंतर सिंह को फरीदकोट में कारोबारी सिलसिले में 2-3 घंटों के लिए रुकना था, लेकिन काम लंबा था, उसे रात रहना पड़ा और उसने मुझे भी अपने साथ रोक लिया। मैंने कहा, मेरी वजह से आपको परेशानी होगी श्रीमान जी। उसने कहा, कोई गल नहीं स्वामी जी, आपके नाल तो साडा दिल लग गया है, गपशप होती रहेगी। सरदार अविंतर सिंह ने होटल में डबल बेड का कमरा लिया और मुझे होटल में छोड़कर अपने काम के सिलसिले में चला गया। उसकी वापसी रात 8 बजे के करीब हुई। हम रात को देर तक बातें करते रहे। हमारी गुफ्तगू के मौजूआत ऐसे थे कि मैं बिला झिझक बोलता रहा। सुबह नाश्ता करते ही हम फिरोजपुर के लिए रवाना हो गए। फिरोजपुर मशरकी पंजाब का सरहदी शहर था और मुझे यकीन था कि मुझे वहां से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। दौरान सफर भी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मैंने साफ तौर पर महसूस किया था कि फरीदकोट से रवानगी के बाद सरदार अविंतर सिंह की बातों का रुख कुछ बदल गया था, जैसे उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो गया हो। फिरोजपुर से कुछ पहले करमावाला कस्बे में रुककर हमने दोपहर का खाना खाया और फिर आगे रवाना हो गए। सरदार जी के कहने के मुताबिक फिरोजपुर अब ज्यादा दूर नहीं था। चारों तरफ हरियाली थी, सब्जा था, लहलहाते खेत थे, रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां थीं। सड़क के किनारे पर खेलते हुए नंग धड़ंग बच्चे, सरों पर कुछ न कुछ उठाए चलती हुई औरतें और खेतों में काम करते हुए किसानों को देखकर मुझे अपना पंजाब याद आ रहा था। एक बस्ती से आगे निकलने के थोड़ी ही देर के बाद सरदार जी ने कार खेतों के बीच एक कच्चे रास्ते पर मोड़ ली। रास्ते के दोनों तरफ टाली के दरख्त थे। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। सरदार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस तरफ से कम 15 मील का फासला तय हो जाएगा। मैं खामोश बैठा रहा। तकरीबन निस्फ मील का फासला तय करने के बाद उसने पीपल और टाली के दरख्तों के एक झुंड में कार रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर गया। मैं भी नीचे उतर आया। यहाँ दरख्तों के नीचे दूर दूर तक खुश्क गोबर फैला हुआ था। एक तरफ 2 कमरों पर मुश्तमिल टूटी फूटी सी इमारत थी। मैंने अंदाजा लगाया कि ये जगह किसी वक्त किसानों का डेरा होगी, लेकिन किसी वजह से ये जगह छोड़कर डेरा कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। उस डेरे के पिछली तरफ कंक्रीट की दीवारों वाला एक हाउस बना हुआ था। उसकी लंबाई 6 फुट, चौड़ाई 4 फुट और गहराई भी 4 फुट के करीब थी। 18 इंच कुतर के एक पाइप से होज में पानी गिर रहा था और दूसरी तरफ से ये पानी एक नदी की सूरत में बह रहा था। ये पाइप यहाँ तक किस तरफ से आ रहा था मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे अंदाजा नहीं था कि सरदार ने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी थी। आसपास खेतों में दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन मैं चौंका तो उस वक्त जब सरदार अविंतर सिंह ने जेब से पिस्तौल निकाल कर मुझ पर तान लिया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ तुम कौन हो? तुम वो हरगिज नहीं हो जो खुद को जाहिर कर रहे हो। आज सुबह जब तुम होटल में नहाने के लिए गए हुए थे तो मैंने तुम्हारे थैले की तलाशी ली थी। जेवरात और नकदी कहाँ से लूटी है? तुमने यकीनन कोई कत्ल भी किया होगा। सच बताओ कौन हो, वरना गोली मार दूंगा। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मुझे इसलिए इस तरफ लेकर आया था। मैंने कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई। उसने मेरी बात काट दी, बोला, कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम यकीनन बहुत बड़े मुजरिम हो और अपने आप को छुपाने के लिए भेस बदल रखा है। मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, ठीक है, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, जरा पीछे देखो। उसने मुड़कर देखा। उसी लम्हे मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे अपने साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। उसकी पगड़ी लुढ़कती हुई दूर चली गई। मैंने उसके पिस्तौल वाले हाथ को गिरफ्त में ले लिया। 2-3 झटकों में पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। मैं उसे जमीन पर रगेता रहा, लेकिन फिर उसका भी दाव चल गया। वो 40 की उम्र के लगभग सेहतमंद आदमी था, लेकिन फुसफुसा निकला। वो लड़ाई झगड़े का आदमी नहीं था। उसका ख्याल था कि पिस्तौल के बलबूते पर वो मुझे जेर कर लेगा। उस वक्त उसने मुझे हौस की दीवार के साथ लगा रखा था और दोनों हाथों से मेरा गला दबोच रहा था। मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए लोट लगाई और अब वो मेरे शिकंजे में था। मैंने उसे टांगों से पकड़कर ऊपर उठा दिया। उसका ऊपर वाला धड़ होज के पानी में था। वो हाथ मारता रहा, मगर मैंने उसकी टांगों को मजबूती से जकड़ रखा था और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक पानी के अंदर उसका सांस नहीं रुक गया। उसके बाद मैंने काफी देर तक उसकी टांगों को जकड़े रखा और उसे पानी में धकेल दिया। मैं जल्दी से वापस मुड़ा। कार की इग्निशन में चाबियों का गुच्छा लगा हुआ था। मैंने गुच्छा निकाल लिया, डिग्गी खोलकर उसका सूटकेस निकाला और उसके कपड़े निकाल कर पहनने लगा। सन्यासियों वाला लिबास उतार कर मैंने वहीं फेंक दिया। उसकी शर्ट और पैंट कोट मुझे फिट आ गया। मैंने होश पर मुंह हाथ धोया, माथे का कुश्का अच्छी तरह साफ किया और उसकी पगड़ी उठाकर झाड़ने के बाद सर पर जमा ली। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। कई दिन से बड़ी हुई दाढ़ी और सर पर पगड़ी मैं देखने में सिख ही लग रहा था। मैंने अपना थैला भी सरदार अविंतर सिंह के सूटकेस में डाल दिया और सूटकेस पिछली सीट पर रख दिया। इंजन स्टार्ट करके कार मोड़ी
और उसे तेजी से वापसी के रास्ते पर दौड़ा दिया। पक्की सड़क पर आकर मैंने कार को फिरोजपुर की तरफ मोड़ दिया और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। 1 घंटे में मैं फिरोजपुर के निवाह में पहुंच गया। उस वक्त 5 बजने वाले थे। मैंने एक मुनासिब सी जगह देखकर कार रोक ली और पिछली सीट पर से सूटकेस उठाकर एक तरफ चल दिया। वो बारौनक जगह थी मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा और एक टैक्सी स्टैंड पर रुक गया। एक सिख ड्राइवर फौरन मेरे करीब आ गया। बोला, कित्थे जाना सरदार जी? मैंने कहा, बस वाले ने गलत जगह पर उतार दिया है, किसी होटल में ले चलो। मैंने टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, बल्कि कोई गेस्ट हाउस हो तो। ड्राइवर ने कहा, फिक्र ही न करो जी, मैं समझ गया जी कैसी जगह चाहते हो। सुकून हो और रात गुजारने के लिए कोई सोना सजन भी। याद करोगे सरदार जी? मैं उसका मतलब समझ गया था। आधे घंटे के बाद उसने मुझे एक शानदार गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया। चारों तरफ वसी लॉन और दरख्तों के झुंड थे। एक तरफ स्विमिंग पूल भी था। लॉन्स में रंग बिरंगी छतरियों के नीचे मेज पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। बहुत से लोग बैठे हुए थे। रंगीन आंचल लहरा रहे थे। मुझे दूसरी मंजिल पर कॉर्नर का एक कमरा मिल गया। लगता था ये कोई गेस्ट हाउस नहीं, 5 स्टार होटल हो। कमरे की हर चीज शानदार थी। मैंने नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे को ताला लगाकर लॉन में आ गया। एक मेज पर बैठा ही था कि एक हसीना आ गई। वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ना चाहती थी मगर मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी और चाय पीकर अपने कमरे में आ गया। रात का खाना खाने के लिए मुझे डाइनिंग हॉल में आना पड़ा। खूब रौनक थी। हॉल की फजा मुख्तलिफ खुशबुओं से महक रही थी, जिनमें खानों की इश्तिहा आमेज खुशबू भी शामिल थी। मैंने मेन्यू देखकर अपनी पसंद का खाना मंगवाया। खाने के दौरान भी एक औरत मेरी मेज पर आ गई। मैं उससे बातें तो करता रहा लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं उस वक्त मोहतात रहना चाहता था। मैं उस वक्त लब्बे-बाम था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे नीचे से सीढ़ी खींच ली जाए। खाने से फारिग होकर मैंने वेट्रेस को हिदायत कर दी कि आधे घंटे के बाद चाय मेरे कमरे में पहुंचा दी जाए और फिर मैं उठकर अपने कमरे में गया और टीवी खोल कर बैठ गया। उस वक्त अमृतसर के दरबार साहब से ग्रंथ साहब के पाठ का कोई प्रोग्राम आ रहा था। मैंने टीवी खुला छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंद ली। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, यहाँ से खेमकरन किस तरह पहुंचा जाए। खेमकरन पाकिस्तान की सरहद से 16-17 मील के फासले पर था और सरहद उस तरफ से पार की जा सकती थी। मुझे याद था कसूर में रजिया का खावंद शुजा स्मगलिंग के चक्कर में इस तरफ आया करता था। 1-2 मरतबा वो मुझे भी साथ लेकर आया था। मुझे 1-2 नाम याद थे, अगरचे कई साल गुजर चुके थे, मगर मुझे यकीन था कि उनमें कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो मुझे सरहद पार करवा देगा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके साथ ही बारीक सी आवाज आई, वेट्रेस सर, आपकी चाय। मैंने कुर्सी से उठे बगैर कहा, दरवाजा खुला है, आ जाओ। चंद सेकंड के बाद दरवाजा खुला और वेट्रेस के लिबास में जो औरत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मैं उछल पड़ा। वो बेला थी। उसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं, पिस्तौल था। उसका रुख मेरी तरफ था। मेरे बदन में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी। मैं वहशत ज़दा नजरों से बेला की तरफ देख रहा था और वो चमकती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसके होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। आपने कभी उस बिल्ली को देखा है जो दीवार से लगे सिमटे सहमे हुए चूहे पर झपटने के लिए तैयार हो? बिल्कुल यही कैफियत उस वक्त बेला की थी। उसके होंठों पर खेलती हुई मुस्कुराहट और आंखों की चमक बड़ी खौफनाक थी और मैं वाकई घेरे में आए हुए चूहे की तरह सहमा हुआ था। मेरा दिमाग जैसे सुन्न होकर रह गया। सोचने समझने की सारी कुव्वतें सल्ब होकर रह गईं। मैं वहशत ज़दा सी नजरों से पलकें झपके बगैर बेला की तरफ देख रहा था, जिसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी और उसकी आंखों की चमक में फतहमंदी का एहसास था। मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बेला के पीछे देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और नीली पैंट और चेकदार शर्ट में मलबूस एक दराज कामत सिख टहलता हुआ कमरे के सामने से गुजर गया था। बेला यकीनन अकेली नहीं होगी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। बेला को मैं भूला तो नहीं था लेकिन शायद उसे नजरअंदाज कर चुका था। आखिरी बार उससे मेरा सामना जयपुर में हुआ था। उसके बाद वो मेरा ताकुब करती हुई कोटपुतली तक भी आई थी, लेकिन उस छोटे से शहर में वो मेरा सुराग न लगा सकी। मुझे सुमित्रा के जरिए और बाज दूसरे जराये से उसकी सरगर्मियों का पता चलता रहता था। फिर मैं भी कोटपुतली से निकल गया था। मैंने रत्ना को खो दिया। सुमित्रा मेरे हमरिकाब रही। इस दौरान बेला के बारे में कोई बात सुनने में नहीं आई, लेकिन तमाम तागूती कुव्वतें मेरे ताकुब में लगी रहीं। पहाड़ियों में सुमित्रा और कस्तूरी से निजात हासिल करने के बाद मैं सांगर और करतार सिंह वाली नाम के कस्बों में होता हुआ भटिंडा पहुंचा तो सरदार अविंतर सिंह से मुलाकात हो गई जो फिरोजपुर जा रहा था। उसे मुझ पर शुबा हो गया और रास्ते में एक जगह उसने मुझ पर काबू पाने की कोशिश की। वो मेरी असलियत जानना चाहता था लेकिन अपनी ही जान से हाथ धो बैठा और मैं उसी की गाड़ी में फिरोजपुर पहुंच गया।
इस गेस्ट हाउस में आने के बाद मैं बड़ी हद तक मुतमईन हो गया था। सिर्फ एक मरहला बाकी रह गया था और मैंने सोचा था कि कल किसी न किसी तरह खेमकरन पहुंच जाऊंगा और वहां से सरहद पार करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन उस वक्त बेला को अपने सामने देखकर मुझे लग रहा था जैसे मैं बाजी हार गया हूं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि मुझसे गलती कहां पर हुई।